अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह की सोच में आपको कहूँगा वार्म वेलकम। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। टुडे इज अनदर वेरी बिग डे, द वर्ल्ड आइज ऑन इस्लामाबाद वंस अगेन। और आज फिर एक बड़ा दिन है, इसलिए भी क्योंकि आज अमरीकी नुमाइंदगान एक बार फिर से पाकिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। अभी सुबह आते वक्त भी हमने देखा कि बहुत सारे रास्ते बंद थे और इसके साथ साथ रेंजर्स की भारी नफरी, पुलिस की भारी नफरी तैनात भी की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम ट्वीट्स के हवाले से अगर बात करें तो सिलसिला डोनाल्ड जारी हो ट्रंप, सारी है। हाँ, और वक्तन फवक्तन जारी है और बहुत ही खौफनाक किस्म के हम ट्वीट्स देख रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से आ रहे हैं। और कल जो उन्होंने एक ट्वीट किया जो जिसमें उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा था, जिसमें उन्होंने बात की कि सेकंड राउंड होने जा रहा है, हमारे नुमाइंदगान इस्लामाबाद भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि अगर डील जो हमने दी है ईरान को वो बहुत ही एक मुनासिब है और बहुत ही फाइनल हमारी ऑफर है, अगर नहीं होती तो गुज़श्ता जो 47 अदूर ने काम नहीं किया वो फिर मुझे करना होगा। और ये एक बहुत ही एजाज़ की बात होगी, जिसमें उन्होंने बात क्या की, बात उन्होंने ये की थी कि जितने भी ईरान के प्लांट्स हैं और जितने भी ब्रिड्स हैं वो उनको हम तबाह कर देंगे। तो इस तरह के वक्तन फवक्तन ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आ रहे हैं जो कि काफ़ी खौफनाक दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि ईरानियंस के इस हवाले से क्या कहते हैं, वो आएंगे या नहीं। जिस तरह वो डील दे रहे हैं, मुझे लगता है कि फाद मुस्तफ़ा डील देते हैं ना, डील बॉक्स ले लो ले लो। हाँ, फाइनल डील तो वो दे चुके हैं। अब देखते हैं कि दूसरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। तो इसी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। स्टार्ट हम यहीं से करते हैं कि कोई शक नहीं, आज एक दूसरा बड़ा दिन हम देख रहे हैं। दुनिया नजरें इस्लामाबाद पर हैं, पाकिस्तान पर हैं, अमरीकी नुमाइंदगान भी आ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल यहीं से करूंगी कि क्या ईरानियंस भी आएंगे और आज ही आएंगे या फिर आगे आने वाले दिनों में उनके हवाले से कोई बातचीत होगी? जी बहुत शुक्रिया। जी देखें कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई और तवक्को की जाती है, जी जरूर वो आएंगे। और जो रिसेंट बयानात हैं या रेटरिक्स हैं या जो अभी जो शिप वाला मामला हुआ है, तो ऑल्दो कि थोड़ा सा टेंस वो सिचुएशन है, लेकिन कमिटमेंट्स हैं दोनों तरफ से। वो चाहते हैं कि पॉजिटिव सोच तो उनकी है, सब चाहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट हो। और वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो होपफुली दोनों तरफ से लोग इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्योंकि आज पहुंचना है तो आज या शाम से बातचीत स्टार्ट होगी या कल से स्टार्ट होगी। अच्छा बरगेज साहब, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा हमारे नाजरीन को भी कि चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो अमेरिका की जानिब से भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को खुलने के ऊपर सेलिब्रेट किया गया। फिर इराकची साहब के बयान के मुताबिक भी स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल गया था। फिर अचानक से भारतीय जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ, फिर जहाज़ों को वहाँ से रोका गया। सो बेसिकली चल क्या रहा है? क्या कोई कोऑर्डिनेशन के मसाइल हैं कि एक तरफ से फैसला हो जाता है, दूसरी तरफ से इस तरह के मामलात होते हैं? लेकिन हमने देखा है कि इस्लामाबाद में तमाम तर रास्तों को हम जुमे वाले दिन से ही देख रहे थे, उनकी ताज़ीन और राइश पे काम स्टार्ट हो चुका था, उनको बंद करने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। सो जो चीज़ें मुझे लगता है कि हमारी इंतज़ामिया को या हमारी इलीट को पता है, वो शायद दुनिया को नहीं पता। इसी वजह से तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए टर्निंग पॉइंट आप देखें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 दिन जाके ईरान में रहे हैं। सो बड़ी इम्पोर्टेंट आप देखें स्टे उनका रहा। उनके जिस तरह मुलाकातें हुई हैं, स्पेशली लास्ट में ही विजिटेड खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स में गए हैं। वहाँ पे टॉप लीडरशिप है, जो पासदारान के लोग भी वहाँ पे होते हैं और आर्टिश के भी होते हैं। सो एक हेडक्वार्टर है, वहाँ पे उनकी बातचीत हुई है। सो वहाँ पे देखें कि वो बैक चैनल्स, वो राब्ते में अमेरिका के साथ भी रहे, ईरान के साथ तो इन पर्सन भी थे। सो वहां पे भी बातचीत हुई, तो चीजें आप देखें पॉजिटिव डेवलपमेंट वहां से हुई थी। बाकी ये जो बातचीत चल रही है, देखें ये रेटरिक्स भी हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये इस तरह के बयानात हैं या एक्शंस हैं। स्पेशली प्रेशर टैक्टिस मानी जाती है, पोस्चरिंग हो ऐसी की जाती है। जब आप टेबल पे बैठे तो दूसरे फरीक पे आप प्रेशर डालें कि आपका जहाज भी हमने पकड़ लिया है, हमने ये भी कर सकते हैं, हमने ब्लॉकेट किया है, 500 मिलियन डॉलर्स का आपको नुकसान हो रहा है। तो वो वाला कंसेप्ट है। देखें कि अमेरिका भी चाह रहा था जब सीज फायर हुआ, तो फिर उन्होंने कहा हम नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं, ईरान के नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं। उन्होंने बाकी जहाजों का नाम नहीं लिया। ईरानियन ऑयल टैंकर्स या जो उन्होंने कहा वो आएंगे तो उनको हम रोकेंगे। उस पे फिर देखें कि ईरान ने भी फिर कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हम भी दोबारा कर देते हैं। एक मिसट्रस्ट दरमियान में क्रिएट हुई।
क्योंकि वो अपने आप को वीक वो भी नहीं दिखाना चाहते हैं पब्लिक को या अपने अवाम को, तो देयरफॉर एक आप समझ लें कि एक प्रेस्टीज का मामला था। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प की पोस्टें भी ऐसी थी कि जिसका था, लेकिन बहरहाल जो वट एवर इज द सिचुएशन, इस्लामाबाद में डायलॉग 2.0 होने जा रहा है। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, कुछ के खदशात भी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो इस्लामाबाद की जो 1.0 बातचीत हुई थी, ऑल्दो दैट रिमेन इनकंक्लूसिव, लेकिन फेल नहीं हुई थी, उसमें भी बहुत मुस्बित आपने डेवलपमेंट्स देखी थी। और अभी भी ये है कि अब ये दोबारा आ रहे हैं, कि अब आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो दोनों पार्टी फरीक सीरियस हैं, बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये है कि अभी भी सिग्निफिकेंट गैप्स हैं पोजीशंस में, दोनों तरफ में, दोनों स्पेशली कोर इश्यूज में डिसएग्रीमेंट्स है दोनों की। तो मेरा ख्याल में अब यहाँ बैठ के वो थ्रेशोल्ड उनको करना होगा। और इसके बाद ये है कि प्लेटफॉर्म तो हमने दे दिया है, और बिहाइंड द सीन लाइकली है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी हो, लेकिन जब जहाँ सामने बैठेंगे तो डेलिब्रेशंस दोबारा होंगी, और उसके बाद लाइकली है कि एग्रीमेंट इंशाल्लाह इसी दौरान ही में चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। अब जो कोर इश्यूज है वो आपका न्यूक्लियर वाला मसला है, और सेकंड स्टेट ऑफ हार्मस है, और लेबनान की सूरत हाल वाली सिचुएशन है, इसमें शामिल है। अच्छा लेकिन ब्रिगेडियर ये साहब, है कि इसमें एक चीज मुझे ये बताइएगा, अब पोजीशंस के हवाले से भी आपने बात की, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है उसमें एक तरफ जिस तरह से वो धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। अब इसमें जो ऑपरेटिव क्लॉज है वो तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कल कहा कि हमारे नुमाइंदगान आ रहे हैं, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी था कि जब उन्होंने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर भी मतलब वही जा रहे हैं दोनों, लेकिन फिर हमने देखा व्हाइट हाउस की जानिब से ये कहा गया कि नहीं, जेडी वेंस भी आएंगे। सर, जो स्टीव विटकॉफ है या फिर जेरेड किश्नर है, उसके हवाले से तो ईरानियन पहले भी कंफर्टेबल नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पर बातचीत हो सकेगी फिर इनकी, क्योंकि ये कहते थे ना कि वो स्पॉयलर्स हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए ईरान को तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, वो समझते हैं ये इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। तो दैट इज वन थिंग। देखिए दोनों ऑप्शंस पे हम देखते हैं, अगर ये दोनों भी आते हैं तो उन्होंने देखें जो पैचअप वाली बातें करनी है, पाकिस्तानियों ने वहां पे साथ बैठना है, तो एक चीज बातचीत हो सकती है। लेकिन ईरान का स्टैंड है कि भाई इनसे बातचीत नहीं हो सकती। अब इतलात हैं जेडी वेंस भी आ रहे हैं, और फिर क्योंकि वो कहते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए एक पूरा सेटअप आता है, तो दैट्स वो है। तो लाइकली है, क्योंकि वो फिर वो स्टीव विटकॉफ और कुशनर साहब को कहते हैं कि कोई इतनी वो वैल्यू नहीं जो जेडी वेंस की होगी। तो होपफुली वो भी आएंगे। अगर वो नहीं भी आते हैं, से फॉर एग्जांपल, बट स्टिल ये आते हैं, तो पहले देखें कि अब्बास अरागची इन्हीं से बात करते रहे हैं ना, तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो डिफरेंसेस आप बैठ के तो अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और उसमें हो सकता है बाद में किसी वक्त में उसकी जेडी वेंस की भी एंट्री हो जाए, एंड अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प भी यहाँ पे होंगे फॉर साइनिंग द फाइनल एग्रीमेंट। अच्छा बगैर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ खदशात इस वक्त पाकिस्तानियों को भी हैं, और जिस तरह से हम अगर 70s की हिस्ट्री से अभी तक की बात करें तो चाइना के साथ जितने भी रिलेशनशिप थे अमेरिका के, उसको पाकिस्तान ने पेव्ड ऑफ करवाया। लेकिन उसके बाद जो 71 की जंग थी, आपने देखा कि अमेरिका ने भारत का साथ दिया। फिर जब यहाँ पे रशिया के साथ मामलात ख़राब हुए अमेरिका के, हमने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ आप देख लीजिए कि दहशतगर्दी को आज भी हम भुगत रहे हैं। फिर 9/11 में भी हमने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन आज भी हम अफगानिस्तान की जो इतनी बड़ी डिवाइड लाइन है वहाँ से दहशतगर्दों की आमद को भुगत रहे हैं। सो बहुत सारे कंसर्न ये हैं कि जब जब हम अमेरिका के करीब गए तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। सो इस सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए जरूरी नहीं है कि दुनिया में जो भी चीज होती है आपके नेशनल इंटरेस्ट में होती है। पाकिस्तान अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, पाकिस्तान विल प्रोटेक्ट इस नेशनल इंटरेस्ट। दैट्स वाई हम जो कर रहे हैं हमारा नेशनल इंटरेस्ट में है। अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट डिफरेंट है, ईरान का डिफरेंट है, इस तरह इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है। सो देखें कि जब तक आप रेलिवेंट होते हैं लोगों के लिए आपकी अहमियत होती है। अब पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं रही जो आज से चंद साल पहले थी, आज से 15 साल 20 साल थी। अभी हमारी रेलिवेंस, हम एक वी हैव चेंज द डायनेमिक्स खित्ते के अंदर। देखें ना, आपकी सिक्योरिटी रेलिवेंस भी है, आप जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, आप एक कन्वेंशनल फोर्स भी है, आप एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, आप लीडिंग मुस्लिम कंट्री भी हैं। तो आपकी एक ऐसी हैसियत है। दैट्स वाई आप दुनिया कहती है कि आप एक सेंसिटिव नेगोशिएटर हैं। जो ऐसे मसाइल जो सेंसिटिव नेचर के हैं उसमें पाकिस्तान ये जो मसला जो है, जो पिछले 50 साल से लोग सेटल नहीं कर सके, पाकिस्तान ने बिठा दिया ना टेबल पे, आमने सामने बिठा दिया।
अंडरस्टैंडिंग भी ऑलमोस्ट करवा दी है। सो दैट इज योर क्रेडिबिलिटी। बट नेशनल इंटरेस्ट, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। उम्मा हमारे लिए बाद में आएगी, पहले पाकिस्तान आएगा। वो दैट इज द बॉटम लाइन। इसीलिए अमेरिका का भी है। अभी सेंस देखिए, हमारा भी अमेरिका का इंटरेस्ट भी है, खिते के लिए भी है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी है। सो देयरफॉर वो सारे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो यकीनन देखिए, ये नेशनल इंटरेस्ट की गेम है और पाकिस्तान को पता है कि हमने किस वक्त क्या करना है। और कि हम किसी में, दैट्स वाई हमने ये भी कहा ना कि हम किसी ब्लॉक में, अलायंस में भी नहीं है। ना हम अमेरिका के ब्लॉक में है, ना रशिया के साथ, ना चाइना के साथ। हम खुद, अब जो हम कहते हैं वी आर मल्टी अलाइनर। हम अपना देखें कि ताल्लुकात सबके साथ रखें, बट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इसमें अभी पाकिस्तान की बात आपने भी की है, सैन ने भी की। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से बतौर सालिस पाकिस्तान का किरदार रहा है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था, और इसके साथ साथ फिर आप देखें कि कितना दहाइयों पुराना कन्फ्लिक्ट था दोनों फरीकैन में, फिर उन दोनों को एक टेबल पर लाकर बिठाना। जिन लोगों को ये लगता है कि कितना आसान था, या फिर जो लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ एक बातचीत ही पाकिस्तान ने की है, थोड़ा सा उनके लिए भी क्लियर कर दें कि कितना मुश्किल था ये पाकिस्तान के लिए। देखें, ये अनबिलीवेबल है कि इसीलिए कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक, हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक ब्रिज जो है, हमने वो लॉन्च किया और जिस तरीके से इनको ऊपर चढ़ाया है। और दुनिया किसी की, आप देखें ना, रशिया ने कर सका, चाइना ने कर सका, बाकी ममालिक, यूरोपियन यूनियन ने कर बिल्कुल। सका, यूनाइटेड नेशन ने कर सका, कोई मुल्क तैयार ही नहीं था। हमने वॉलंटियर किया, हमने क्या, हम कर सकते हैं। और फिर आप देखें ना, आपकी लीडरशिप दिन रात एक कर रही है। आप वेदर इज प्राइम मिनिस्टर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 दिन जहाँ पे लगा के आए हैं। फील्ड सीज फायर तो फील्ड मार्शल ने करवाई, जो इंटेंस डिप्लोमेसी थी। इसहाक डार साहब को देखें, शेटर डिप्लोमेसी जिस तरीके से कर रहे हैं। तो हमें अपने लीडरशिप पे पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक नई हाइट, ग्लोरी की हाइट पे पहुंचाया है। सो दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी। हाँ, अलबत्ता अब भी कुछ ऐसे आप कहें बदकिस्मती से हम कह सकते हैं पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। अभी मैं कल एक आधा को सुन रहा था, शादियाने बजा रहे थे कि जेडी वेंस नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान की वो हैसियत कम हो गई है। तो इनकी ख्वाहिश ये है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान का नुकसान हो। ये फिर वहां से खुशी का इजहार करेंगे। अब आप देखें तो फिर आप इंडिया को क्या कहेंगे, या ऐसे किसी ही है। तीसरे मुल्क को क्या कहेंगे, जबकि आपके अपने लोगों की ये ख्वाहिशात हैं। बट पाकिस्तान ने, अल्लाह विद अल्लाह's ब्लेसिंग, पाकिस्तान एमर्ज कर चुका है। वट एवर इज द आउटकम ऑफ दीज टॉक्स, तारीख याद रखेगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जब सब कुछ, सबको आगे आने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान एमर्ज हुआ, इनको मीडिएट करवाया, बिठाया टेबल पे। तो दैट इज आवर क्रेडिबिलिटी। बाकी दुनिया जो मर्जी कहते रहे। ठीक हो गया बगैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे थे, जो कि ईरान वॉर के हवाले से बात कर रहे थे। वॉर के हवाले से तो हम बात करेंगे गजल, लेकिन कुछ शहर इक़्तिदार की सिचुएशन के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी इस सिचुएशन में किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि अड्डू को बंद किया गया, हैवी ट्रैफिक को बंद किया गया। अभी भी हमाद ने आके पहली दफ़ा पहले ही मेरे से कन्वर्सेशन ये की कि पार्क रोड भी बंद थी, क्लब रोड भी बंद थी। मैंने कहा भाई मैं उधर से गुजर के आया हूँ, सारा ही बंद था, हम किस तरह से गुजर के आए। क्या मतलब कि हमारे लिए ना ऑफिस पहुंचना भी एक पूरी जंग होती है। ये भी एक मुज़ाकराती अमल होता है कि थोड़ी देर बाद हमें एक नाका नज़र आता है। सो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अनवार अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बताएंगे हमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिचुएशन के हवाले से। अनवार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त शहर इक़्तिदार की भी और जुड़वा शहरों की भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही होते हैं, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के होते हैं, लेकिन वो बियर इन दो शहरों की जो आबादी है वो करती है। बहुत शुक्रिया उसने लियाकत। असल में मसला ये सबसे बड़ा ये होता है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते बहुत सारी चीज़ों को। हमारी इंतजामिया में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जिस तरह मैं रावलपिंडी की बात करूं तो वहाँ पे भी इसी तरह के इश्यूज देखने में आए। जो गुज़श्ता जो टॉक्स हुई थी, जो पहला दौर हुआ था, उसमें भी हमने कहा कि टॉक्स खत्म हो चुकी थी, गेट वापस जा चुके थे, लेकिन इंतजामिया में आपस में जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से अवाम को मुश्किलात का इस सामना करना पड़ा था कि वो तजारती मदरस खोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब चूंकि दूसरा दौर हो रहा है, चूंकि हर शख्स की ये पाकिस्तान इसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज की बात है, और हर शहरी और इसमें जी
इंतजामिया की भी कुछ है, वो भी दिल्ली स्टेट अगर नहीं कर सकती है आवाम को, तो कम अज कम उनके लिए मुश्किलात कम करे। अब चूंकि दूसरे दौर की बात चली, तो उसके बाद हमने देखा कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो जिस तरह के इंतजाम किए गए और जिस तरह से कारोबार और दुकानें और बाजार वगैरह बंद कराने की कोशिश की गई, इससे जो शहरी हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज चूंकि जिस तरह कल जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद के हमारे डेलीगेट्स कल इस्लामाबाद में होंगे, तो उसके बाद तो दोनों जुर्मा शहरों की इंतजामिया मुतहरक हुई और रात को भी हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे जब रूट्स लगते हैं तो फिर तो शहरी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है और उसके मुताबिक भी जो इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं, जो मर्जी दाखिली रास्ते हैं, उन्हें आज बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बंद नहीं किए गए। मैं अभी भी एक्सप्रेस वे से गुजर के आया हूँ, वहां पर अभी तक उससे बंद नहीं किया गया। आल्टो के वहां पर चूंकि चेकिंग की जा रही है, काफी लंबी कतारें वहां पे जरूर मौजूद है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो एक्सप्रेस वे के से मुलक्का जो सर्विस रोड है, उसमें उसके इतराफ में जो गलियां हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, क्योंकि शहरी जो गलियों से निकलकर जो एक्सप्रेस वे पे आना चाहें या सर्विस रोड पे आना चाहें, तो वो गलियां वहां पर अच्छा अनवार, अब इस सूरत हाल में एक मसला ये भी था कि बहुत सारे लोग रात तक इसी कश्मकश में मुब्तला थे और यही पूछ रहे थे कि क्या बच्चों के स्कूल्स बंद हैं या फिर नहीं, क्या ऑफिस में से छुट्टी है या फिर नहीं। अभी जब मैं ऑफिस आ रही थी तो बहुत सारे लोग मैंने देखा कि ऑफिस गोइंग भी थे, लोग जो जा रहे थे, मतलब कि इदारों में उस तरह से छुट्टी नहीं दी गई। तो रास्ते जो आपने बताए कि उस तरह एक्सप्रेस वे खुली हुई थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी क्या प्लान है? क्या जो रास्ते भी खुले हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा? और इस हवाले से भी कुछ कहा जा रहा है कि आगे इदारों में भी छुट्टी दे दी जाएगी। जी गजल, बिल्कुल स्कूलों के वाले से हमने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि रात तक जो बेशगिरी की कैफियत थी, किसी को मालूम नहीं था कि कल स्कूल खुलेंगे या बंद होंगे, दफातर खुलेंगे या बंद होंगे। बिलाखिर ये फैसला किया गया। कुछ जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करने का कहा, लेकिन कुछ स्कूल जो निजी स्कूल हैं वो खुले हैं। ये बेशगिरी की कैफियत थी, स्टूडेंट्स भी परेशान थे कि कल स्कूल खुलेंगे या नहीं, लेकिन बिलाखिर ये फैसला किया गया था कि आज जो प्राइवेट निजी स्कूल्स हैं उन्हें खोला जाएगा। रावलपिंडी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन है उन्हें अपने घर पे ही रहकर काम करने के लिए हिदायत जारी की गई है। दूसरी तरफ अपने बंद करने के हवाले से कहा कि डेलीगेट जब यहाँ आएंगे उसके बाद तो डेफिनेटली एक्सप्रेस मुलाकात जितने भी तजारती मराकज है या सड़कें हैं वो बंद कर दी जाएगी। और जिस मुज़ाकरात के दौरान तो पहले से ही जो एडवाइजरी जारी की गई है दोनों जो जुड़वा शहरों के शहरियों के लिए कि इस्लामाबाद के जो बेशतर जो दाखिली रास्ते उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मुतबादल रास्ते जरूर दिए गए, जिस तरह आजाद कश्मीर, मरी और दीगर इलाकों को जाने वाले शहरियों के लिए इन्होंने रावल रोड जो है उससे पार्क रोड इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। और जो कश्मीर से या मरी से वापस आ रहे होते शहरी होते हैं उन्हें वहां से बनीगाला और लतराड़ रोड इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो 9th एवेन्यू को मुतबादल रास्ते के तौर पर जुड़वा शहरों के अवाम के लिए रखा गया है कि वो मुतबादल रास्ते के तौर पर 9th एवेन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेस वे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और दीगर श्रीना चौक से जो दाखिले हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। सूरत हाल यही है कि अवाम को मुकम्मल तौर पर अब अवाम कंफ्यूज है कि कौन सा रास्ता खुला है एग्जैक्टली और वो उस कंफ्यूजन में ना कहीं वो जो प्लेन्स हैं वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें सिचुएशन से आगाह कर रहे थे रावलपिंडी इस्लामाबाद की। ख़वातीन-ओ-ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।